हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में। इसका हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखी थी भाषा के बारे में। उसके बाद हमने देखी थी गद्य शिक्षण विधियाँ। गद्य शिक्षण विधियों के अंदर हमने देखी थी कहानी की शिक्षण विधियाँ और नाटक की शिक्षण विधियाँ। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पद्य शिक्षण विधियाँ और व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। तो आप दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आप वीडियो पर अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पद्य शिक्षण कि पद्य शिक्षण के अंदर कौन कौन सी विधियां हैं। पद्य शिक्षण के अंदर हम देखेंगे कविता शिक्षण की विधियां। कोई भी कविता है उसकी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों, कविता शिक्षण की विधियां हैं वो है 9। पहली है अभिनय प्रणाली, दूसरी है तुलना प्रणाली, तीसरी है गीत प्रणाली, चौथी है अर्थबोध पर विधि, समीक्षा प्रणाली, रसास्वादन विधि, व्यास विधि, व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। यह है कविता शिक्षण की विधियां। अब हम बारी बारी से इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहली है हमारी अभिनय प्रणाली। तो दोस्तों, ये अभिनय प्रणाली या अभिनय विधि क्या है। इस प्रणाली में अध्यापक हाथों के संकेतों के माध्यम से व चेहरे के भावों के माध्यम से कविता को प्रस्तुत करता है। अभिनय प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो अपने हाथों से या अपने चेहरे के जो भाव होते हैं उनके माध्यम से जो कविता होती है उसको प्रस्तुत करता है। फिर बालकों से वैसा ही अनुकरण करवाता है कि जैसा अध्यापक अनुकरण करता है अपने चेहरे से या अपने हाथों से, वैसा ही वो किससे करवाता है, बालकों से अनुकरण करवाता है। यही होती है हमारी अभिनय प्रणाली। दोस्तों, अभिनय प्रणाली विधि है ये प्राथमिक स्तर के पर प्रभावी है। जो प्राथमिक स्तर होता है हमारा स्कूल का, उसके लिए ये प्रभावी विधि है। मनोवैज्ञानिक और खर्चीली विधि है। अभिनय विधि है वो कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है और खर्चीली विधि है। अब आगे हम देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि है हमारी तुलना विधि। अब तुलना प्रणाली क्या है। इस प्रणाली में अध्यापक प्रस्तुत कविता के समान कोई दूसरी कविता उसी कवि द्वारा लिखित कोई अन्य कविता बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। अब तुलना प्रणाली के अंदर क्या होता है कि अध्यापक पहले तो आपको एक कविता, बालकों को एक कविता सुनाता है, फिर जिस कवि की वो कविता उसने सुनाई है उसी कवि की कोई लिखित कविता होती है वो बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। इससे बालकों के ज्ञान व तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि जो बालक होते हैं उनके ज्ञान में और तर्क शक्ति के अंदर वृद्धि होती है। यह उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है। किस पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह विधि प्रभावी है, और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है तुलना प्रणाली। नेक्स्ट है हमारी तीसरी, वो है गीत प्रणाली। तो दोस्तों, गीत प्रणाली क्या होती है। ये कविता शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली है। जो गीत प्रणाली होती है ये कविता शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली मानी जाती है। तो दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कविता शिक्षण विधियों में या कविता शिक्षण अध्ययन के लिए सबसे उत्तम प्रणाली या सबसे उत्तम विधि कौन सी है।
तो सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी? वो होगी गीत प्रणाली। इसका उद्देश्य कविता में आने वाले उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए लय व ताल के साथ कविता का सस्वर वाचन करना है। तो दोस्तों गीत प्रणाली के अंदर क्या होता है कि इसका उद्देश्य ये होता है कि जो कविता के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं उन उतार चढ़ावों को हम लय और ताल के अनुसार उस कविता का वाचन करना रहता है। और वाचन कैसे? स्वर के साथ, सस्वर वाचन करना रहता है। दोस्तों यह विधि भी प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है और ये कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे हम देखते हैं चौथी विधि है, वो है अर्थबोध विधि। तो दोस्तों अर्थबोध विधि है, यह है उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है और अमनोवैज्ञानिक विधि है। जो अर्थबोध विधि होती है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है और अमनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है हमारी पांचवी विधि, वो है समीक्षा प्रणाली। कविता का वास्तविक मूल्यांकन समीक्षा प्रणाली में किया जाता है। तो दोस्तों कविता है, जो हमारी कविता शिक्षण की विधियां हैं उनमें से जो समीक्षा प्रणाली है इसके अंदर कविता होती है उसका वास्तविक मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कविता को आलोचना की कसौटी पर कसा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कविता शिक्षण विधि के अंदर कविता को आलोचना की कसौटी पर कसा जाता है? तो वो है समीक्षा प्रणाली। ये कॉलेज के बालकों के लिए प्रभावी है और ये विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है हमारी 6 नंबर की है, वो है रसास्वादन विधि। कौन सी है? रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि का प्रयोग कविता पाठ करने में किया जाता है। रसास्वादन विधि होती है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कविता पाठ। आपके घरों के अंदर पूजा का कार्य रहता है, पूजा की जाती है भगवान की, उसके अंदर जो पाठ किया जाता है उसके अंदर कौन सी विधि होती है? रसास्वादन विधि का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि है। जो रसास्वादन विधि है ये कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि का उद्देश्य बालकों को रस व आनंद की प्राप्ति करने में सक्षम बनाना है। तो दोस्तों किस विधि का उद्देश्य है जो बालकों को रस व आनंद की प्राप्ति में सक्षम बनाना है? वो है रसास्वादन विधि का। प्राचीन समय में किसी भी बात को स्मृति में अंकित करने के लिए उसे कविता का रूप दे दिया जाता था, जिससे कि वह जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती थी। प्राचीन समय के अंदर कोई भी बात होती थी उसको अगर हमें याद रखना है, भविष्य के अंदर उसको याद रखना है उसको, तो उसकी स्मृति के लिए उस जो बात होती थी उसको क्या कर दिया जाता था? कविता का रूप दे दिया जाता था, जिससे कि वह जानकारी कभी भी नहीं भूल सकते थे, यानी विस्मृत नहीं होती थी। दोस्तों ये विधि है वो प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है। किन पर? प्राथमिक स्तर पर यह विधि प्रभावी विधि है। नेक्स्ट हमारी 7वीं विधि है, वो है व्यास प्रणाली। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है पहले मेरे को एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दें। आगे हम पढ़ते हैं व्यास प्रणाली। वीडियो को लाइक करते रहें। अब व्यास प्रणाली क्या होती है? व्यास का अर्थ क्या होता है? व्यास का अर्थ है कथावाचक। व्यास होता है उसका अर्थ क्या होता है? कथावाचक। इस प्रणाली में अध्यापक कविता की व्याख्या करने के साथ साथ उसमें आने वाले एक एक शब्द की उपयोगिता, शब्द विन्यास, यानी एक एक शब्द आता है उसकी उपयोगिता, जो शब्द आता है उसकी शब्द विन्यास, उस शब्द का विग्रह आदि के बारे में बताता है। जो व्यास प्रणाली होती है इसके अंदर अध्यापक क्या करता है कि जो कविता के अंदर जो कोई सा भी शब्द आता है कि आपकी ये कविता है, इसके अंदर ये शब्द है, तो इस शब्द की वो उपयोगिता बताएगा, इसका शब्द विन्यास बताएगा, इसका विग्रह बताएगा। ये सभी व्यास प्रणाली में किया जाता है। दोस्तों व्यास प्रणाली ये विधि है, ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। भावात्मक कविताओं को पढ़ाने में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जो भावात्मक कविताएं होती है उनको पढ़ाने के लिए
किस विधि का? व्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अध्यापक को कविता की गहनतम जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। किसमें? व्यास जो प्रणाली है इसके अंदर अध्यापक को जो कविता है, अध्यापक के पास जो कविता का अध्ययन करा रहा है अध्यापक, उसकी अत्यंत गहनता के साथ उसका अत्यंत जानकारी होना आवश्यक होती है। ये कॉलेज स्तर पर प्रभावी है और व्यास प्रणाली को व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि आपको पूछा जा सकता है कि किस विधि को व्यास प्रणाली का विस्तृत रूप कहा जाता है। तो दोस्तों व्यास प्रणाली का विस्तृत रूप व्याख्या प्रणाली को कहा जाता है और व्यास प्रणाली है वो कॉलेज स्तर पर प्रभावी है। नेक्स्ट है हमारी 8 नंबर की है, वो है व्याख्या प्रणाली। अब व्याख्या प्रणाली क्या होती है? दोस्तों आप वीडियो को देखते रहे, साथ में अपने नोट्स बनाते रहे। संपूर्ण नोट्स कोई सा भी आपके पास, चाहे मैथ हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपकी हिंदी अभी चली रही है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो जो रीट, सीटेट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, किसी भी भर्ती का है, जो उसकी संपूर्ण शिक्षण विधियां आपको इस चैनल पर मिलेगी और आप अपने नोट्स बनाते जाएं। इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दें जिससे सभी का फायदा हो सके। नेक्स्ट है हमारी व्याख्या प्रणाली। अब व्याख्या प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली में अध्यापक कविता में आने वाले रस, छंद, अलंकार आदि की व्याख्या करके बताता है कि जो कविता अध्यापक हमें पढ़ा रहा है, बालकों को जो कविता अध्यापक पढ़ा रहा है, उस कविता के अंदर रस, छंद और अलंकार, इनकी व्याख्या करके वो बताता है। दोस्तों जो ये व्याख्या प्रणाली है ये कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी? अमनोवैज्ञानिक विधि है व्याख्या प्रणाली। नेक्स्ट है हमारी 9वीं प्रश्नोत्तर विधि। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। वर्णनात्मक व ऐतिहासिक पद्यों को पढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली का सहयोग लिया जाता है। जो वर्णनात्मक और ऐतिहासिक पद्य होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग लिया जाता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली का सहयोग लिया जाता है। इसमें कविता के खंडों को मिलाकर बालकों से प्रश्न किए जाते हैं। जो प्रश्नोत्तर विधि है इसमें जो कविता के खंड होते हैं उनको मिलाकर बालकों से क्या किए जाते हैं? प्रश्न। इसलिए इसको प्रश्नोत्तर व खंडान्वयन प्रणाली कहा जाता है कि जो कविता है उसके खंड होते हैं उनको मिलाकर बालकों से प्रश्न किया जाता है। तो खंडों से नाम पड़ गया इसका खंडान्वयन और प्रश्न किए जाते हैं तो उससे पड़ गया प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों यह मनोवैज्ञानिक विधि है और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है। मनोवैज्ञानिक विधि और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रभावी विधि है ये। आगे हम पढ़ते हैं अब व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। व्याकरण शिक्षण दोस्तों हिंदी शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो ही है व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है, लिखना है वो बाद में करें, पहले एक बार इसको समझें। क्वेश्चन आएंगे इनसे ही आएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक यहाँ से आप वीडियो को देखते रहें। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। अब व्याकरण शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है पहले उनके हम नाम देख लेते हैं। पहली है हमारी व्यतिरेक विधि, दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, चौथी है आगमन विधि, पांचवी है समवाय विधि, छठी है सूत्र विधि, सातवीं है निगमन विधि, आठवीं है भाषा शास्त्रज्ञ अव्याकृत और नवीं है प्रत्यय विधि। अब दोस्तों इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम इन 9 विधियों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। जो क्वेश्चन आज तक इनसे पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी पहली विधि है वो व्यतिरेक विधि। अब व्यतिरेक विधि क्या होती है? व्यतिरेक का अर्थ है विभेद या तुलना करना। विभेद या तुलना करना होता है। किसका अर्थ? व्यतिरेक का अर्थ होता है विभेद या तुलना करना। यह द्वितीयक भाषा शिक्षण की विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है व्यतिरेक।
इसे तुलनात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों तुलनात्मक विधि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से आपने देखा होगा कि व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। अब तुलना करना इसका अर्थ होता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तुलनात्मक विधि। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन के अंदर व्यतिरेक की जगह आपको तुलनात्मक विधि का भी नाम दिया हुआ हो सकता है। आगे है, इस विधि में व्याकरण ज्ञान अध्ययन के साथ ही चलता है। जब हम व्यतिरेक विधि है, इसके अंदर क्या होता है कि जो व्याकरण का ज्ञान होता है वो हमारे अध्ययन के साथ चलता रहता है। यह विधि सरल से कठिन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों ये लाइन आपको ध्यान रखती है, 4 विधियों के नाम दे देंगे और उसके अंदर ये लाइन दे देंगे कि सरल से कठिन के सिद्धांत पर कार्य कौन सी विधि करती है, कौन सी, व्यतिरेक या तुलनात्मक विधि। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो व्यतिरेक विधि है वो कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे है इसमें प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा में समानता को याद ना कराकर बालकों को असमानताओं को याद कराया जाता है। तो दोस्तों जो तुलनात्मक हमारी विधि है, इसके अंदर प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा है हमारी, इनकी जो समानता है प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की, उन समानताओं को इस विधि के अंदर याद नहीं करवाया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर असमानताओं को याद कराया जाता है कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में क्या क्या असमानताएं हैं, उनको इस विधि के अंदर याद कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारी व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखें, लिखने का काम आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी आप एक बार वीडियो को देखें, दूसरी बार या आप स्क्रीनशॉट लेते रहे जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी है हमारी व्याकरण अनुवाद विधि। तो दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि, इस विधि के प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। जो व्याकरण अनुवाद विधि है हमारी, इसके प्रवर्तक कौन है, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। यह नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको व्याकरण अनुवाद विधि है, इनके प्रवर्तक का नाम है, प्रवर्तक का नाम अगर याद है तो प्रवर्तक के नाम में आ रहा है भंडारकर, और इसी विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक भाषा शिक्षण की यह सर्वाधिक प्रचलित व प्राचीनतम विधि है। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द्वितीयक भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित या सर्वाधिक या प्राचीनतम विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो है व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि। इस विधि में बालकों को सबसे पहले द्वितीयक भाषा की व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो किस विधि के अंदर सबसे पहले बालकों को द्वितीयक भाषा की व्याकरण पढ़ाई जाती है, वो है भंडारकर विधि। इसके पश्चात गहनतम जानकारियाँ दी जाती है। पहले व्याकरण पढ़ाई जाती है, फिर गहनतम जानकारियाँ दी जाती है, फिर द्वितीयक भाषा के नियमों के बारे में बताया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि जो द्वितीयक भाषा है उसके नियमों के बारे में बताया जाता है। इसके पश्चात प्रथम भाषा का अनुवाद द्वितीयक भाषा में कर दिया जाता है। इसके पश्चात क्या किया जाता है, जो द्वितीयक भाषा है, जो प्रथम भाषा है उसका अनुवाद किसमें कर दिया जाता है, द्वितीयक भाषा के अंदर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ाई जाती है, व्याकरण पढ़ाई जाती है, उसके बाद गहनतम जानकारियाँ दी जाती है, और फिर जो नियम होते हैं भाषा के, द्वितीयक भाषा है हमारी, उसके नियमों के बारे में बताया जाता है, और फिर अंत में क्या किया जाता है, जो प्रथम भाषा होती है उसका अनुवाद द्वितीय भाषा में कर दिया जाता है। इसमें बालक का सैद्धांतिक पक्ष तो मजबूत हो जाता है, परंतु बालक का व्यवहारिक पक्ष में कमज़ोर रह जाता है। तो दोस्तों किस विधि के अंदर बालक का व्यवहारिक पक्ष कमज़ोर रह जाता है, वो है हमारी कौन सी है, भंडारकर विधि। तो दोस्तों भंडारकर विधि के अंदर जो सैद्धांतिक पक्ष होता है वो तो क्या हो जाता है, मजबूत, और जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या रह जाता है, कमज़ोर। यह विधि अनुवाद के सिद्धांत पर आधारित है और अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों जो भंडारकर विधि है ये अनुवाद के सिद्धांत पर आधारित है और अमनोवैज्ञानिक विधि है।
द्वितीय भाषा शिक्षण की स्वयं शिक्षण मालाएं भी इसी विधि पर आधारित है। स्वयं शिक्षण मालाएं किस विधि पर आधारित है? भंडारकर विधि पर आधारित है। तो दोस्तों हमने व्यतिरेक और व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ ली है। अब हम आगे पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली या पाठ्य पुस्तक विधि। अब पाठ्य पुस्तक विधि क्या है? इसे तोता रटंत प्रणाली, सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली, तोता रटंत प्रणाली या सुग्गा प्रणाली क्या है? रटना, शॉर्ट भाषा, सिंपल भाषा या हमारी क्षेत्रीय भाषा में रटना, पाठ्य पुस्तक प्रणाली यानी रटना, इसको ही कहा जाता है तोता रटन प्रणाली। इसमें बालकों को पाठ्य पुस्तक में आने वाले बड़े बड़े नियमों को रटा दिया जाता है। जो पाठ्य पुस्तक के अंदर बड़े बड़े नियम होते हैं उनको समझा कर ना बल्कि उनको रटा कर याद करवाया जाता है। और पाठ्य पुस्तक जो विधि है, प्रणाली है, ये कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब हम आगे पढ़ते हैं आगमन विधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम के अंदर 1 न 2 क्वेश्चन इस विधि से जरूर आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहे। आगमन विधि, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? 5 लाइन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो दोस्तों जो आगमन विधि है, आगमन विधि के जो 5 नियम है वो आपको याद रखने हैं। 5 नियम आपके सामने हैं। पहला है उदाहरण से नियम की ओर। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस विधि के अंदर जो हमें ज्ञात है उससे हम अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जो हमें ज्ञात है उसका हमें पता रहता है, फिर हमें जो नहीं पता है उसकी ओर हम जाते हैं आगमन विधि में। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर किस विधि में चलते हैं? आगमन विधि में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस विधि में चलते हैं? आगमन विधि में। तो दोस्तों 5 बातें हैं जो आपको शायद याद भी हो गई होगी। पहली है उदाहरण से नियम की ओर। कैसे देख सकते हैं? आगमन के अंदर आ रहा है, आ का भूल जाओ, बस ये हटा दो, ऊ बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? उदाहरण। उदाहरण से नियम की ओर। आगे है विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म। हो गई अज्ञात अमूर्त, आगमन विधि में बाद के अक्षरों में आएंगे। यह है इनकी ट्रिक याद करने की। तो दोस्तों ये 5 बातें आपको याद रखनी है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। इन 4 ऑप्शन में 4 विधियां दे देंगे व्याकरण शिक्षण की या हिंदी शिक्षण की 4 विधियां दे देंगे। फिर उनमें से पूछा जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा आपका आगमन विधि का। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, निम्न विधियों में से स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि चलती है? या पूछा जा सकता है, निम्न विधियों में से उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है? निम्न विधियों में से ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि चलती है? इस प्रकार आपको 5 में से कोई सा भी प्रश्न बनकर आ सकता है। तो आपको ये 5 के 5 नियम याद रखने हैं। अगर आगमन विधि के अंदर आपको ये 5 के 5 नियम पता है तो इनसे बार आपको क्वेश्चन शायद ही मिले। आगमन विधि को सहयोग प्रणाली, प्रयोग प्रणाली व सहज संबंध प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 नाम है जो भी आपको याद रखने हैं। जो आगमन विधि है इसको किस नाम से? सहयोग प्रणाली के नाम से, प्रयोग प्रणाली के नाम से और सहज संबंध प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। आगमन विधि बाल केंद्रित विधि है। अब आपको 4 विधियां दे देंगे, 3 तो बाल केंद्रित नहीं रहेगी, 1 बाल केंद्रित रहेगी। चलो हम यह देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में एक आगमन विधि का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न विधियों में से बाल केंद्रित विधि कौन सी है? तो कौन सी होगी? आगमन विधि होगी बाल केंद्रित। अब हम आगे देखते हैं, 4 विधियां हो गई हमारी, व्यतिरेक, व्याकरण अनुवाद या भंडारकर विधि,
पाठ्य पुस्तक या जिसको हम तोता रटन प्रणाली कहते हैं, और आगमन विधि। आगमन विधि के अंदर आपको 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब नेक्स्ट विधि है हमारी, वो है निगमन विधि। आगे हम पढ़ेंगे निगमन विधि के बारे में। अब निगमन विधि क्या कहती है? निगमन विधि में जिस प्रकार हमने पढ़ा था आगमन विधि, आगमन विधि की ठीक विपरीत विधि है, वो कौन सी है? निगमन विधि है। इसके अंदर जो नियम है वो आगमन विधि के विपरीत नियम है। वहाँ पर हमने पढ़ा था उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर। नी तो ये तो रह जाएगा यार, नियम से उदाहरण किस में चलता है? निगमन में, और उदाहरण से नियम आगमन में। वहाँ पर हमने पढ़ा था विशिष्ट से सामान्य, यहाँ पे रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। वहाँ पे पढ़ा था ज्ञात से ज्ञात की ओर, यहाँ पे रहेगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो दोस्तों अगर आपको 5 नियम आगमन विधि के पांचों के पांचों वो नियम याद है, तो यहाँ पे निगमन विधि में आपको याद नहीं करने हैं। ठीक अगर उनके विपरीत नियम दिखे तो सीधा सा टिक किस पे लगाना है? आपको निगमन विधि पर टिक लगाना है। तो दोस्तों ये 5 नियम है, ये आपको याद करने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। अब हम आगे पढ़ते हैं निगमन विधि। निगमन प्रणाली को सूत्र विधि, सिद्धांत प्रणाली व पाठ्य पुस्तक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारी निगमन प्रणाली है इसको किस किस नामों से जाना जाता है? सूत्र विधि, सिद्धांत प्रणाली व पाठ्य पुस्तक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। तो दोस्तों आगमन विधि कैसी है? कमेंट करके बताएं मेरे को। आगमन विधि है वो केंद्रित है शिक्षक बालक, किन पर केंद्रित है? आगमन विधि। तो दोस्तों निगमन विधि है ये तो शिक्षक केंद्रित विधि है, और जो आगमन विधि है वो कैसी है? बालक केंद्रित विधि है। हिंदी व्याकरण की सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। हिंदी व्याकरण में सर्वोत्तम विधि किसको माना जाता है? आगमन विधि को माना जाता है, जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। हमारी 5 विधियाँ हो गई है। अब हम आगे देखते हैं समवाय विधि। समवाय विधि क्या है? दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक साथ में शेयर करते रहें। समवाय विधि, समवाय का अर्थ होता है समूह में साथ साथ, समूह में या साथ साथ समवाय का अर्थ होता है। यह विधि पाठ के सभी बिंदुओं को साथ लेकर चलने वाली विधि है। एक आपका टॉपिक आपने लिया है, उस टॉपिक में क्या क्या है उन सभी बिंदुओं को साथ लेकर आपको पढ़ाना है, वो किसके अंदर होगा? समवाय विधि के अंदर। इसलिए इसे समवाय विधि कहा जाता है। इस विधि में रचना कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ अवसर के अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। समवाय विधि होती है, इसके अंदर रचना हो, कहानी हो, पद्य हो, इनकी जो शिक्षा दी जाती है उसके साथ क्या दी जाती है? व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती है। भाषा सिखाने के लिए इसे उपयुक्त विधि कहा गया या माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपके कि भाषा सिखाने के लिए इनमें से उपयुक्त विधि है तो कौन सी है? समवाय विधि उपयुक्त विधि है। इसमें बालक मूल पाठ्य वस्तु से भटक जाता है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों समवाय विधि है, इसके अंदर बालक होता है वो मूल जो पाठ्य वस्तु होती है उससे क्या हो जाता है? भटक जाता है। क्वेश्चन बनकर तैयार है आपका यहाँ से। किस विधि के अंदर, यहाँ पे होगा किस विधि के अंदर बालक मूल पाठ्य वस्तु से भटक जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा सूत्र विधि, दूसरा होगा आगमन, तीसरा होगा निगमन, चौथा होगा समवाय विधि। तो राइट आंसर रहेगा समवाय विधि। अब हम आगे पढ़ते हैं 7वीं विधि है, वो है सूत्र विधि। सूत्र विधि ये व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है। व्याकरण शिक्षण, हिंदी व्याकरण ही समझ लो, उसकी सबसे प्राचीन विधि है। ये संस्कृत से आई है।
कौन सी विधि है जो संस्कृत से हिंदी व्याकरण को शिक्षण में आई है? कौन सी है? सूत्र विधि। इसमें बालकों को पहले नियम बताए जाते हैं, उन नियमों को सूत्रों में रूपांतरित करके बालकों को उनका बार बार अभ्यास कराया जाता है। तो दोस्तों सूत्र विधि होती है, इसके अंदर पहले क्या बताए जाते हैं? नियम बताए जाते हैं। उन नियमों को फिर क्या किया जाता है? सूत्रों में रूपांतरित, और फिर उनका बार बार प्रयास करवाया जाता है। संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत कौमुदी जो संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी भी सूत्र रूप में पढ़ाई जाती है। जो प्रसिद्ध पुस्तक है संस्कृत की सिद्धांत कौमुदी, वो भी किस में पढ़ाई जाती है? सूत्र रूप में पढ़ाई जाती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी सूत्र विधि में है। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी सूत्र विधि है, वो अष्टाध्यायी है, वो किस में है? सूत्र विधि के अंदर ही है। आगे हम देखते हैं हमारा 8वीं विधि, वो है भाषा संसर्ग। भाषा संसर्ग क्या है? भाषा संसर्ग, संसर्ग का अर्थ क्या होता है? सह या साथ होता है। क्या होता है अर्थ? सह या साथ। इस विधि में बालकों को भाषा विशेषज्ञों की पुस्तकों का संसर्ग प्रदान किया जाता है। संसर्ग, भाषा संसर्ग, इसके अंदर क्या किया जाता है कि इस विधि के अंदर बालकों को जो भाषा विशेषज्ञ होते हैं उनकी पुस्तकों का संसर्ग प्रदान किया जाता है, यानी साथ प्रदान किया जाता है। बालक उनके वातावरण में रहता है। जो भाषा विशेषज्ञ उनके वातावरण में कौन रहता है? बालक उनके द्वारा उच्चारित भाषा को सुनता है। जो विशेषज्ञ भाषा उच्चारित करते हैं उन्हीं को बालक सुनता है, और धीरे धीरे बालक भी उनकी तरह शुद्ध भाषा बोलना सीख जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा संसर्ग विधि क्या है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि बालकों को भाषा विशेषज्ञ है उनकी पुस्तकों का संसर्ग प्रदान किया जाता है, उनके ही वातावरण में रखा जाता है। उनके जो उच्चारित भाषा होती है उनको बालक सुनते हैं, और धीरे धीरे बालक उनके उच्चारित ध्वनियों को सुन सुन के शुद्ध भाषा बोलने लग जाते हैं। इस विधि में वातावरण के अनुसार व्यवहारिक भाषा सीखने पर बल दिया जाता है। किस विधि में? वातावरण के अनुसार व्यवहारिक भाषा सीखने पर बल दिया जाता है, भाषा संसर्ग के अंदर। इसमें विशेषज्ञों के संसर्ग की बात कही गई है, लेकिन उनका संसर्ग मिल पाना कठिन होता है। भाषा के साथ व्याकरण का ज्ञान देना अव्याकृति का रूप मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के अंदर भाषा के साथ व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, और ये विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है हमारी प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि है, ये क्या विधि है, क्या होता है इसके अंदर? तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है? हम 9वीं विधि पढ़ रहे हैं व्याकरण शिक्षण की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि क्वेश्चन इन विधियों से ही आते हैं। जो नोट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, इन्हीं नोट्स से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों टेंशन ना ले, 3 वीडियो के अंदर आपको ये शिक्षण विधियाँ करवाई जाएगी। इन 3 शिक्षण विधियों के बाद में आपको लगभग 3 वीडियो ही क्वेश्चन के मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि की ओर चलते हैं हम। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है आंखों के सामने घटित होना। प्रत्यक्ष होना, आपके सामने कुछ घटित हो रहा है। क्या हो रहा है? आपके प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। 17वीं सदी में जॉन कमेनियल ने यह विचार रखा कि भाषा को व्यवहारिकता के आधार पर सिखाया जाना चाहिए। जो 17वीं शताब्दी थी उसमें जॉन कमेनियल ने क्या विचार रखा कि भाषा है उसको व्यवहारिकता के आधार पर सिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर किसी अन्य विधि की आवश्यकता सबसे पहले जॉन कमेनियल ने महसूस की। तो जॉन कमेनियल ने अन्य विधि की आवश्यकता क्यों महसूस की? क्योंकि जो द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि है उसके स्थान पर अन्य जो विधि है उसकी आवश्यकता महसूस की। क्यों भाषा को व्यवहारिकता के आधार पर सिखाने के लिए जॉन कमेनियल ने महसूस की ये आवश्यकता। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए इसे लाया गया। जो व्याकरण अनुवाद विधि थी उसके दोषों को दूर करने के लिए किस विधि को लेकर आया गया?
वो विधि थी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए किया गया। इम्पोर्टेंट है, टिक कर लें, पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? फ्रांस में। कब किया गया? 1901 में। किस भाषा शिक्षण के लिए? अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए प्रयोग किया गया था। भारत में प्रयोग कब कब हुआ? तो भारत में ये विधि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में आई। इसे बंगाल में लाने वाले श्री टिफिंग थे, मुंबई में लाने वाले श्री फ्रेजर थे और मद्रास में लाने का श्रेय श्री यट्स को जाता है। तो बंगाल में लेकर आए थे श्री टिफिंग, मुंबई में लेकर आए थे फ्रेजर और मद्रास में लेकर आए थे श्री यट्स। आगे है, प्रत्यक्ष विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस प्रकार बालक श्रवण व अनुकरण के माध्यम से अपनी मातृभाषा सीखता है, उसी प्रकार वह द्वितीय भाषा भी सीख सकता है। कैसे? कि आप हैं, आप जन्मे, आपकी मातृभाषा है, वो आपने सुन के या आपने किसी का अनुकरण करके वो भाषा सीखी, उसी प्रकार कोई भी बालक है वो द्वितीय भाषा भी क्या कर सकता है? सुन के और अनुकरण करके सीख सकता है। व्याकरण को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कि जो व्याकरण हमें पढ़ाई जाती है उसको अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये किस विधि में क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष विधि के अंदर कहा गया है। हर वस्तु को कक्षा में प्रत्यक्ष ला पाना संभव नहीं होता। कोई भी जो वस्तु है उसको कक्षा के अंदर हम प्रत्यक्ष नहीं ला सकते। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा संज्ञा शब्दों का बोध तो कराया जा सकता है, परंतु मन के भावों का बोध करा पाना संभव नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष विधि है इसके अंदर क्या कर सकते हैं? हम संख्या शब्दों का बोध तो करा सकते हैं, लेकिन जो मन के भाव है उनका बोध नहीं करा सकते हैं। तो यह है हमारी 9वीं विधि और प्रत्यक्ष विधि। आगे हम देखते हैं अनुकरण विधि। अंतिम विधि है हमारी अनुकरण विधि। इसके बाद हम देखते हैं अनुकरण विधि। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें। दोस्तों मेरे लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी का फ़ायदा होगा। जिसके भी पास वीडियो पहुंचेगा उसको नोट्स मिलेंगे, उसको अच्छे वीडियो मिलेंगे। शिक्षक जैसा बोले वैसी ही नकल करना अनुकरण कहलाता है। अनुकरण, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण में से आपके 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन सही होंगे, आप मेरा अनुकरण करके बोलोगे कि हाँ हमारे हिंदी व्याकरण में 15 में से 14 क्वेश्चन सही होंगे, तो ये क्या होता है? अनुकरण होता है। इस विधि में बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराया जाता है। किस विधि में? अनुकरण विधि में पहले बालक को क्या करवाना पड़ता है? अक्षर ज्ञान करवाना पड़ता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है। कहाँ पे? प्राथमिक स्तर पर प्रभावी विधि कौन सी है? वो है अनुकरण विधि या अनुकरणात्मक विधि। इसमें बालक की शिक्षक का अनुकरण कर बोलना, लिखना व रचना करना सीखता है। अनुकरण विधि के अंदर जो बालक होता है वो शिक्षक होता है, उसका अनुकरण करके बोलना, लिखना और रचना करना सीखता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर लिखना और बोलना सिखाती है। कहाँ पे? प्राथमिक स्तर पर लिखना और बोलना ये विधि सिखाती है, तथा माध्यमिक स्तर पर ये क्या करवाती है? रचना करने के प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में 3 प्रकार का अनुकरण होता है। तो दोस्तों अनुकरण भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? उच्चारण अनुकरण, लेखन अनुकरण और रचना अनुकरण। अब हम आगे पढ़ते हैं 3 प्रकार के जो अनुकरण है, उच्चारण, लेखन और रचना, इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण क्या होता है? शिक्षक जैसा बोले, बालक के द्वारा उसकी ध्वनियों का वैसा ही अनुकरण किया जाए तो उसे उच्चारण अनुकरण कहते हैं। जैसा शिक्षक बोले वैसा ही बालक बोले, इसको क्या कहते हैं? उच्चारण अनुकरण कहते हैं। मैं बोलूं आप सभी को कल सुबह बाजार जाना है, आप सभी यही बोले कि आप सभी को कल सुबह बाजार जाना है, तो ये क्या हो गया? उच्चारण। जैसी ध्वनियाँ मैंने बोली वैसी की वैसी ध्वनियाँ आप बोल रहे हो, यही है उच्चारण अनुकरण। लेखन अनुकरण, शिक्षक के द्वारा लिखे हुए शब्दों का वैसा ही अनुकरण करना लेखन अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कि शिक्षक ने लिख दिया, शिक्षक ने लिखा कि बाजार,
मैंने यहाँ पे लिखा बाजार। अब आप सभी क्या करोगे कि आप भी यहाँ पे लिखोगे बाजार, तो ये क्या हो गया मेरा अनुकरण। और कैसा है, लेखन अनुकरण। तीसरा है हमारा रचना अनुकरण। अब रचना अनुकरण क्या होता है? इस अनुकरण में अध्यापक बालकों के सामने एक रचना प्रस्तुत करता है और बालकों से उसी रचना का अनुकरण कर एक नवीन रचना लिखने के लिए कहा जाता है। अब मैं आपके सामने एक रचना प्रस्तुत करूंगा और फिर मैं आपसे बोलूँगा कि इसी रचना का आप अनुकरण करो और एक दूसरी रचना लिखो, एक नई रचना लिखो। तो इसे क्या कहेंगे, रचना अनुकरण। इस अनुकरण में भाषा तो बालक की होती है, परंतु उसे शैली के लिए अध्यापक द्वारा बताई जाने वाली रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। जो ये अनुकरण है, इसके अंदर जो शैली होती है वो तो किसकी होती है, अध्यापक की, और जो भाषा होती है वो किसकी होती है, बालक की। तो दोस्तों ये 3 अनुकरण थे, ये आपके समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौशलों के बारे के में भाषाई कौशल है, उनका विकास कैसे होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद।